हाय फ्रेंड्स, हेलो। कैसे हैं अभी आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। कल की प्रैक्टिस सेशन में मैंने 19 क्वेश्चन लिया था। आज हम 20 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ वी स्टार्ट। आर यू रेडी? नाउ स्टार्ट। आज का हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्रोजेक्ट पद्धति का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? किलपैट्रिक्स ने, बी में थार्नडाइक, सी में फ्रॉवेल और डी में स्पीयरमैन। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस है ना, जैसे प्रोजेक्ट पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था, तो यहाँ पे है किलपैट्रिक्स में। किलपैट्रिक्स ने, मैंने कल आपको बताया था, कल के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन है, तो फ्रॉवेल। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं यूपी टेट में पूछा था, किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन है, तो फ्रॉवेल। ऐसे ही पूछ दे अगर प्रोजेक्ट पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है, तो क्या बताएंगे? किलपैट्रिक्स ने। तो जब आप इसको नोटिस करेंगे और प्रैक्टिस सेशन को देखेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, तभी तो पता चलेगा क्या किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन है, तो फ्रॉवेल, और प्रोजेक्ट पद्धति के किलपैट्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 21। नैतिक दुविधा। यह संदेहात्मकता को प्रस्तुत कर किसने नैतिक विकास के 3 सिद्धांत दिए थे और 7 सोपान दिए थे? ए में फ्रॉयड ने, बी में जीन पियाजे, सी लॉरेंस कोहलबर्ग और डी वुडवर्थ। तो किसने दिया था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। क्या दिया था? 3 दिया था ना। उन्होंने नैतिक दुविधा पे 3 सिद्धांत दिए थे। कौन कौन से थे? पूर्व परंपरागत, और उसके बाद पूर्व परंपरागत था पहला, दूसरा जो था परंपरागत था, और जो तीसरा सिद्धांत था उनका वो उत्तर परंपरागत था। उसके अंतर्गत उन्होंने 7 सोपान दिए थे। तो ये किसने दिया था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। क्या? नैतिक दुविधा, संदेहात्मकता को प्रस्तुत करने पे नैतिक विकास के 3 सिद्धांत किसने दिए? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 22। वृद्धि और विकास है एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के समान, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्त, वृद्धि और विकास जो होता है ना, वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, वृद्धि और विकास दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 23। प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? अगर आपके अपने शिक्षण को प्रभावी करना है तो क्या आवश्यक है? ए ऑप्शन अच्छा शिक्षक, बी ऑप्शन भाषाविद शिक्षक, सी ऑप्शन है शिक्षक द्वारा शिक्षण सिद्धांतों का उपयोग, डी ऑप्शन है शिक्षक की प्रभावशीलता। अच्छा शिक्षक होना चाहिए। अच्छा शिक्षक इट मीन्स कि सुंदर हो, स्मार्ट हो, इस टाइप का नहीं। भाषाविद शिक्षक यानी कि किसी एक भाषा का विशेषज्ञ हो, नहीं। प्रभावी शिक्षण के लिए हमें शिक्षक की प्रभावशीलता, कि वो कितना अच्छा पढ़ा ले रहा है, कितना उसके अंदर कितनी अच्छी, मतलब कितने अच्छे से वो चीज़ों को समझा ले रहा है, बच्चों को बता ले रहा है, ये हमें प्रभावी शिक्षण के लिए ज़्यादा आवश्यक है, यानी कि शिक्षक की प्रभावशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। संग्रह किस में पाई जाती है? प्रौढ़ में यानी कि बूढ़े लोगों में, बी शिशु में, सी बालक में, डी किशोर में। तो जो संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है ना, वो बालक में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति को स्वतः नैतिक के स्तर तक पहुंचने में कौन सहायक सिद्ध नहीं है? कौन सहायक सिद्ध नहीं है? यहाँ पे बात किसकी किया है? नेगेटिव टी की है। ठीक है। पहला सहयोग, दूसरा पारस्परिक पर निर्भरता, सी जैविकी, डी विभिन्न दृष्टिकोण के प्रति जागरूकता। तो ऑप्शन में दिया है जैविकी। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये हमारा स्टेटमेंट है, इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, मनोविज्ञान केवल मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, शारीरिक का नहीं। उक्त कथन किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? तो जलोटा। क्या कह रहे हैं इन्होंने, क्या कहा है कि मनोविज्ञान केवल मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, शारीरिक का नहीं, तो जलोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, फ्रॉवेल की दृष्टि से शिक्षा का सर्वप्रथम क्या उद्देश्य होना चाहिए? फ्रॉवेल की दृष्टि से पूछ रहा है। ए में शारीरिक विकास, बी में इंद्रिय परीक्षण, सी में मानसिक विकास, डी में आत्मिक एकता। तो क्या होना चाहिए? आत्मिक एकता होना चाहिए। किसके अनुसार? फ्रॉवेल की दृष्टि से। क्या शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या होना चाहिए? आत्मिक एकता। गेस्टाल्टवादियों का अधिगम का सिद्धांत कैसा है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, क्षेत्र का सिद्धांत है, साहचर्य का सिद्धांत है या प्रभाव का सिद्धांत? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का क्रम कैसा है? सापेक्ष, समानता, यथार्थता या समानता, यथार्थता, सापेक्षता। सी में है यथार्थता, सापेक्षता, समानता। डी में है यथार्थता, समानता, सापेक्षता। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे दिया है यथार्थता, समानता और सापेक्षता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं 30 पे। 30 क्वेश्चन बोल रहा है कि सामाजिकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था कब से सामाजिकरण प्रक्रिया प्रारंभ हो जाता है? ए में दिया है किशोरावस्था से, बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से या वृद्धावस्था से। जो सामाजिकरण मतलब कि एक अपना दोस्त मित्र लोगों के बीच उठना बैठना, इस टाइप की जो प्रक्रिया होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था। बाल्यावस्था, शैशवावस्था। तो सामाजिकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था शैशवावस्था नहीं होगी। ठीक है, ये गलत दिया है। सामाजिकरण की जो प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था होती है ना, वो हमारी बाल्यावस्था से ही आरंभ हो जाती है, सॉरी किशोरावस्था से होती है। ठीक है, किससे होती है? किशोरावस्था से, शैशवावस्था नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई थी। शैशवावस्था नहीं, शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष में कौन सी सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी भाई साहब? हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 31, शिक्षक को शिक्षण के समान सहायक सामग्री के चयन के अवसर पर प्रमुख रूप से किस बात का ध्यान करना चाहिए? तो ऑप्शन में दिया है देश, काल एवं परिस्थिति के अनुरूप हो, विषय वस्तु में पूर्णतया संबद्ध हो, सी में सरलता पूर्वक जिसका उपयोग हो सके, डी में दिया है शिक्षण सहायक सामग्री आकर्षक हो। तो शिक्षक को शिक्षण के समान सहायक सामग्री के चयन के अवसर पर प्रमुख रूप से किस बात, विषय वस्तु में पूर्णतया संबंध हो। जो भी वो सामग्री यूज कर रहे हैं उसे क्या है कि वो विषय वस्तु से पूर्णतया संबंध हो, मतलब उसकी जो विषय वस्तु में जिसकी ज़रूरत हो उससे संबंध हो। ठीक है, ये बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। जीन पियाजे के अनुसार नैतिक सापेक्षता का विकास है कितने वर्ष पे? 12 वर्ष पे, 9 वर्ष पे, 10 वर्ष पे, 8 वर्ष पे? तो 12 वर्ष पे। ठीक है, अंधे बालक पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं?
हिंदी की सामान्य लिपि से, ब्रेल लिपि से या सभी से। तो अंधे बालक जो बच्चे देख नहीं पाते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि आती है। उभरा हुआ होता है, उस पर अंक वो उभरे हुए होते हैं, उस पर 6 अंक खुदा होता है, उसको टच करके बच्चे पढ़ते हैं, तो वो ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 34। सामाजिक स्तरीकरण के आधार हैं क्या? लिंग, जाति, शिक्षा। तो ये सभी सामाजिक स्तरीकरण के आधार हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आते हैं। शिक्षण विधि से तात्पर्य है। शिक्षण विधि मतलब कि शिक्षक पाठ्य वस्तु को जिस तरीके से छात्र तक पहुंचाता है। किस विधि से? शिक्षण विधि, जैसे मैं आपके पास जो पहुंचा रही हूँ, मैं ऑनलाइन आपको वीडियो दे रही हूँ, मैं लिख नहीं पा रही हूँ, समय नहीं मिल पा रहा है, टाइप नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं आपको अपने बुक से ही बता रही हूँ मैं आपको। तो यही है कि शिक्षक पाठ्य वस्तु को जिस तरीके से छात्र तक पहुँचाता है, जिस मेरा ये तरीका है कि मैं आपको यूट्यूब के जरिए पहुँचा रही हूँ, तो यही शिक्षण विधि से का तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 36। समवयस्क बच्चों के साथ बढ़ती अंतःक्रिया का परिणाम है। जीन पियाजे के अनुसार किस नैतिक विकास से संबंधित है? समवयस्क बच्चों के साथ बढ़ती अंतःक्रिया का परिणाम है तो नैतिक सापेक्षता का, नैतिक समानता का, नैतिक सरलता का या नैतिक यथार्थता का? तो नैतिक समानता का। समवयस्क बच्चों के साथ बढ़ती अंतःक्रिया का परिणाम जीन पियाजे के अनुसार किस नैतिक विकास का संबंधित है? तो नैतिक समानता। क्वेश्चन नंबर 37। जिस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता है वह विधि क्या होती है? वार्तालाप विधि, कहानी विधि, प्रश्नोत्तर विधि या नाटकीय विधि? तो जिस शिक्षण में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता है वो कौन सी विधि होती है? प्रश्न उत्तर विधि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार 4 से 5 वर्ष के बाद बालक में माता प्रेम या पितृ विरोधी भावना ग्रंथि का विकास हो जाता है? किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? तो फ्रायड ने कहा है। किसने कहा? फ्रायड ने। मैंने आपको लेक्चर में बताया है कि जो लड़कियां होती हैं उसमें इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है जिससे वो अपने पिता से प्रेम करती हैं, और जो बालक शिशु होता है उसमें ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है जिससे वो अपनी माता से प्रेम करता है। तो ये जो मातृ प्रेम या पितृ विरोधी भावना की जो ग्रंथि होती है बालक में 4 से 5 वर्ष के बाद, ये बालक में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। ओडिपस, ठीक है। तो जिससे बालक की जो ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है जिससे बालक जो होता है अपनी माता से प्रेम करता है, और जो बालिका शिशु होती है वो अपने पिता से प्रेम करती है। तो ये मैंने अपनी लेक्चर क्लास में पढ़ाया हुआ है। तो ये पूछ रहा है, इसमें यही पूछा था इस क्वेश्चन में कि किसके अनुसार, तो ये फ्रायड के अनुसार है। तो दोस्त आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। दोस्त मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय बाय।